हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम दिल का क्या कसूर एक दर्द भरी प्रेम कहानी का 22वां भाग लेकर आ गए। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। आज तो किस करके ही रहूंगा, काफी दिनों से सारे डिजायर्स को दबा के रखा है। आज अपनी हसरत पूरी करनी है। रुको आस्था, तुम्हें अभी बताता हूँ। ये कहकर अमन भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। तभी तेज लहर आस्था की तरफ बढ़ी और उस लहर से आस्था सीधा पानी में ही गिर गई। आस्था ने जैसे ही खड़े होने की कोशिश की, वो वापस पानी में गिर गई। उसके कुर्ते के भीग जाने से आस्था का फिक्र भी अब अमन के सामने शो हो रहा था, जिसे देखकर अमन खुद पर और काबू नहीं कर पाया। आस्था अमन को कुछ कहने ही वाली थी, तभी अमन ने बिना देरी किए आस्था के होठों पर अपने होठ रख दिए, जिससे आस्था की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उसे नहीं लगा था कि अमन अचानक से ऐसा कुछ करेगा। वहीं अमन तो जैसे किसी प्यासे की तरह आस्था के होठों को चूमे जा रहा था। आस्था ने भी कसकर अमन की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लिया। कुछ ही देर में दोनों ही ठंडी रेत पर लेटे हुए थे। अमन अभी भी उसे किस किए जा रहा था और अपनी एक हाथ से आस्था की बॉडी को सहला रहा था, जिससे आस्था भी धीरे धीरे मदहोश होने लगी थी। कुछ देर बाद अमन आस्था से दूर हुआ। आस्था ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। इस वक्त अमन के सामने वो बहुत शर्मा रही थी। अमन ने आस्था का चेहरा अपने सामने करते हुए कहा, तुम्हारी भी ये पहली किस थी, है ना? आस्था ने हैरानी से कहा, पहले ही होगी ना, मैंने तुम्हें बताया ना कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। तो अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी भी पहली ही थी और मैं खुश हूँ कि मेरी पहली किस उस इंसान के साथ हुई है जिसे मैं प्यार करता हूँ। आस्था ने हैरानी से कहा, पहली ही होगी ना, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। तो अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी भी पहली ही थी और मैं खुश हूँ कि मेरी पहली किस उस इंसान के साथ हुई है जिसे मैं प्यार करता हूँ। आस्था का चेहरा शर्म से गुलाबी हुए जा रहा था। उसने अपना चेहरा अमन के सीने में छुपा लिया। अमन ने भी हंसकर आस्था को अपनी बाहों में भरा और रेत पर पूरी तरह से लेट गया। वो धीरे धीरे आस्था के बालों को सहला रहा था। वहीं आस्था अपनी आंखें बंद किए अमन के सीने पर सर टिकाए जैसे कुछ सोच रही थी। दोनों के ही चेहरे पर एक सुकून नजर आ रहा था। अमन एकटक आसमान को देख रहा था और आसमान में नजर आ रही खूबसूरत चांद को देखते हुए अमन ने कहा, आस्था, क्या तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स है? आस्था, जो अपनी आंखें बंद की अमन की सीने से लगी हुई थी, उसने ऐसे ही कहा, पता नहीं। अमन ने कहा, ऐसे कैसे पता नहीं? क्या तुम्हें मेरे करीब आना अच्छा नहीं लगता है? आस्था ने फिर जवाब दिया, पता नहीं। अब ये तो आस्था ही जानती थी कि पता नहीं कि पीछे का रीजन। तभी अमन ने आस्था का चेहरा ऊपर करते हुए कहा, ऐसे कैसे पता नहीं? मेरी जो फीलिंग्स थी मैंने तुम्हारे सामने जताई ना, अब तुम्हारी बारी है। बताओ मुझे, क्या वाकई में तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है? आस्था ने वापस अपना चेहरा अमन के सीने पर टिकाए हुए कहा, लड़कियां आसानी से अपनी फीलिंग्स शो नहीं करती हैं अमन, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता है? अमन समझ गया था कि आस्था की पता नहीं कहने का क्या रीज़न है। आस्था ने कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ जो कह दिया था। अमन ने वापस टाइटली आस्था को हग करते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार करूंगा, तुम्हें जितना वक्त लेना है ले लो। अमन और आस्था ने काफ़ी वक्त वहाँ पर बिताया और कुछ देर बाद वहाँ से उठकर वो लोग घर की तरफ निकल गए। आज की शाम आस्था और अमन की ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत शाम थी, क्योंकि पहली बार उन दोनों ने एक दूसरे के साथ काफ़ी वक्त स्पेंड किया था, और वो भी एक खुशनुमा जगह पर। तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस है ना कि तुम ये काम कर पाओगे? अभय ने सामने खड़े एक आदमी से कहा। तो उस आदमी ने कहा, यस बॉस, आप विश्वास कीजिए, बस कुछ ही दिनों में आपका काम हो जाएगा। अभय ने कहा, हो जाना चाहिए, वरना तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। उस आदमी ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है बॉस, जैसे ही प्लान रेडी होता है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अभय ने कहा, जाओ यहाँ से। वो आदमी चुपचाप सर झुकाए वहाँ से चला गया। तभी नायरा अभय के पास बैठते हुए बोली, तुम्हें लगता है कि ये लोग हमारा काम कर देंगे? अभय ने तिरछी नज़रों से नायरा की तरफ देखते हुए कहा, ऑफ कोर्स, ये मेरा काफ़ी भरोसेमंद आदमी है और आज तक इसने कोई भी काम गलत नहीं किया है और ना ही किसी काम में फेल हुआ है। अगर उसने कहा है कि कुछ दिनों में हमारा काम कर देगा तो मतलब कर देगा। ये कहकर अभय अपनी जगह से खड़ा हुआ तो नायरा ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? तो अभय ने पीछे पलटकर नायरा की तरफ देखते हुए कहा, तुम मुझसे ऐसे सवाल पूछती हो जैसे कि मेरी बीवी हो। मैं कहाँ जाता हूँ और कहाँ से आता हूँ, इसका जवाब देना मैं किसी को भी ज़रूरी नहीं समझता। नायरा अभी खड़े होते हुए कहा, मुझे अच्छे से पता है, तुम उसी से मिलने जा रहे हो ना, होटल रूम में।
अभय ने एक फेक स्माइल के साथ कहा, तुम तो बड़ी समझदार हो गई हो नायरा। वैसे तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? नायरा ने चढ़ते हुए कहा, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था, तुम्हें कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अभय ने उसे जाते हुए देखा और अपने कदम मेन एड्रेस की तरफ बढ़ा दिए। 2 दिन बाद रात के करीब 2 बजे श्री रणविजय की बाहों में सुकून की नींद सो रही थी। रणविजय ने पीछे से उसे टाइटली हक किया हुआ था और उसकी नेक में अपने चेहरा छुपाए गहरी नींद में सो रहा था। तभी श्री को हल्की सी बेचैनी महसूस हुई और वो नींद में ही थोड़ी परेशान नजर आने लगी, जिस वजह से रणविजय की नींद खुल गई क्योंकि श्री नींद में कुछ बोल रही थी। रणविजय ने श्री के चेहरे की तरफ देखा और उसे समझने में देर नहीं लगी थी कि श्री कोई बुरा सपना देख रही है। उसने सुनने की कोशिश की, आखिर श्री बोल क्या रही है, इसलिए वो अपने कान श्री के होठों के करीब लेकर आया। श्री घबराई हुई आवाज़ में बोल रही थी, रणविजय प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचाओ, मुझे बचा लो रणविजय, मुझे तुमसे दूर नहीं जाना, मुझे बचा लो। धीरे धीरे श्री की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रणविजय ने श्री के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, श्री तुम्हारे पास ही हूँ, शांत हो जाओ, तुम एक बुरा सपना देख रही हो। पर श्री शांति नहीं हो रही थी। रणविजय ने अब उसे जगाने का सोचा और उसके गाल थपथपाते हुए कहा, श्री देखो मैं तुम्हारे सामने ही हूँ, कहीं नहीं गया हूँ। तभी श्री ने झटके से अपनी आंखें खोल दी। वो तेज तेज सांस ले रही थी, लेकिन जैसे ही उसने रणविजय का चेहरा देखा उसका चेहरा धीरे धीरे शांत होने लगा। रणविजय तुम यही हो ना? वो लोग कहाँ गए? रणविजय ने कहा, श्री क्या हुआ है, चलो बैठो पहले। रणविजय ने श्री को बैठाया और साइड टेबल पर रखा हुआ पानी का एक गिलास श्री की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो इसे पियो। तुमने कोई बुरा सपना देखा है इसलिए तुम डर गई हो, सब कुछ ठीक है। श्री ने एक ही सांस में पानी के गिलास को ख़त्म कर दिया और उसे साइड टेबल पर रखते हुए रणविजय का हाथ पकड़ते हुए कहा, रणविजय वो सपना बहुत ही बुरा था। कुछ लोग मुझे तुमसे दूर ले जा रहे थे, मैं तुम्हें बुला रही थी और तुम मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। रणविजय ने प्यार से श्री को साइड हक करते हुए कहा, जान वो सिर्फ एक सपना था ना, और बुरे सपने कभी सच नहीं होते हैं। श्री ने रणविजय के सीने से लगे हुए कहा, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये सपना किसी अनहोनी का इशारा कर रहा हो। रणविजय ने एक गहरी सांस ली और श्री के बालों को सहलाते हुए कहा, मैं कभी भी इस बुरे सपने को सच नहीं होने दूंगा। कोई भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता है, और जो तुम्हें मुझसे दूर ले जाना चाहेगा उसे मैं इस दुनिया से ही दूर कर दूंगा। रणविजय की बातों से श्री को काफ़ी ज़्यादा तसल्ली मिल रही थी। वो काफ़ी देर तक रणविजय को ऐसे ही टाइटली पकड़े हुए बैठी रही। रणविजय ऐसे ही श्री को अपनी बाहों में होल्ड किए वापस लेट गया। श्री रणविजय के सीने के ऊपर सर रखे हुए इस सपना के बारे में सोच रही थी। रणविजय धीरे धीरे उसकी बैग सहला रहा था और उसने बड़ी ही शांति आवाज़ में कहा, अब कुछ मत सोचो, सो जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे पास। रणविजय की बात सुनकर श्री ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगी। रणविजय तब तक उसके बालों को सहलाता रहा जब तक कि उसे श्री की गहरी सांसों की आवाज़ सुनाई ना देने लगी। श्री के सोते ही रणविजय ने भी एक चैन की सांस ली और कुछ ही देर में उसे भी नींद आ गई। दूसरा दिन रणविजय आज जल्दी ऑफिस के लिए निकल गया था क्योंकि उसकी आज ज़रूरी मीटिंग थी। वहीं श्री शिवी को स्कूल के लिए रेडी कर रही थी। मम्मा आज आप मुझे स्कूल छोड़ने चलो ना, श्री ने कहा। शिवी ड्राइवर अंकल तुम्हें स्कूल ले जाते तो हैं बेटा, तो शिवी ने जिद करते हुए कहा, नहीं मम्मा मुझे आपके साथ जाना है, आप पहले भी तो मुझे छोड़ने जाती थी ना स्कूल, प्लीज़ चलो ना। श्री ने अब शिवी की जिद मानते हुए कहा, ठीक है बाबा चलो, पहले ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगी। ये कहकर श्री ने शिवी को बेड से नीचे उतारा और उसका हाथ पकड़कर उसे रूम से बाहर ले गई। अमन और आस्था दोनों दोबारा अपनी मेंशन में शिफ्ट हो गए थे। वहीं तरुण सुबह जल्दी ही रणविजय के साथ ऑफिस के लिए निकल गया था। श्री ने शिवी को चेयर पर बिठाया और उसके पास बैठे हुए कहा, शिवी चलो अब जल्दी से ब्रेकफास्ट ख़त्म करो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है ना। वहीं वसुधा जी ने कहा, श्री क्या तुम शिवी को स्कूल छोड़ने जा रही हो? तो श्री ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माँ, ये जिद कर रही है कि मैं ही इसे स्कूल छोड़ने जाऊँ। तो कादम्बरी जी ने कहा, ठीक है बेटा तुम छोड़ आओ, बच्चे हैं ना अक्सर ऐसे जिद करते ही बैठते हैं। श्री ने धीरे धीरे शिवी को सारा ब्रेकफास्ट करवा दिया
और फिर खड़े होते हुए कहा, चलो अब जल्दी से चलते हैं। वसुधा जी ने कहा, बेटा ध्यान से जाना। श्री ने अपना सर हाँ में हिलाया तो शिवी अपनी नानी और अपनी दादी के गले मिलकर स्कूल के लिए श्री के साथ निकल गई। कादम्बरी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे घर में वापस रौनक आ गई है बहन जी। वाकई में अब लगता है कि मेरा परिवार पूरा हो गया है। वसुधा जी ने भी कहा, आप सही कह रही हैं, बस भगवान इस हंसते खेलते परिवार को बुरी नज़र से बचाए। श्री गाड़ी की बैक सीट पर बैठे हुए शिवी से बातें कर रही थी। शिवी भी अपनी प्यारी प्यारी बातों से श्री को हंसा रही थी। वहीं ड्राइवर सामने की तरफ देखते हुए गाड़ी ड्राइव कर रहा था। कुछ देर में वो लोग स्कूल पहुंच गए। ड्राइवर ने पीछे की साइड का डोर ओपन किया तो सबसे पहले श्री बाहर आई। फिर उसने संभाल कर शिवी को गाड़ी की बैक सीट से बाहर उतारा और उसके सामने पंजों के बल बैठे हुए बोली, बेबी अब ड्राइवर अंकल तुम्हें लेने आएंगे तो चुपचाप आ जाना, कोई जिद मत करना। शिवी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मम्मा, लेकिन आप मेरे लिए मेरा फेवरेट चीज़ सैंडविच बना कर रखना, मैं लंच में वही खाऊंगी। तो श्री ने हंसते हुए कहा, बच्चे तुम्हारे लिए हॉट चॉकलेट मिल्क भी बनाऊंगी, तुम्हें पसंद है ना। ये सुनकर शिवी बहुत खुश हो गई। उसने अपनी मम्मा के गाल पर किस किया और बाय कहकर वहाँ से चली गई। श्री वहाँ पर तब तक खड़ी रही जब तक शिवी स्कूल के अंदर तक नहीं चली गई। तभी श्री को एहसास हुआ जैसे कोई उसे काफ़ी देर से देख रहा है। श्री ने अपने आसपास देखना चाहा पर उसे कोई भी नज़र नहीं आया। उसने मन ही मन कहा, शायद मेरे मन का वहम है, भला कोई ऐसे मुझे क्यों। तभी श्री को वापस एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आने लगी। उसने वापस उस तरफ देखा, लेकिन इस बार कोई तो था जो श्री को अपनी तरफ देखते देख एक पेड़ के पीछे छुप गया था। श्री ने गौर से उस तरफ देखा और वो समझ गई कि कोई तो वहाँ खड़े होकर श्री पर नज़र रख रहा था। उसने ड्राइवर से कहा, आप मेरा यहीं वेट कीजिए, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर श्री ने अपने कदम उस तरफ बढ़ा दिए। वो देखना चाहती थी कि क्या वाकई में कोई उसका पीछा कर रहा है। अभी तो वहाँ और भी लोग मौजूद थे, इसलिए श्री को कोई डर भी नहीं था। हाँ, अगर वहाँ पर इक्का दुक्का लोग होते तो शायद ही श्री उस तरफ जाने की हिम्मत करती। श्री उस पेड़ के पास पहुँची ही थी कि तभी एक बच्चा जाकर उससे टकराया। श्री ने उस बच्चे को संभालते हुए कहा, बेबी आपको चोट तो नहीं लगी ना। उस बच्चे ने अपना सिर ना में हिलाया और जल्दी से वहाँ से भाग गया। श्री ने वापस उस पेड़ की तरफ देखा और अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए, लेकिन जब उसने उस पेड़ के पीछे देखा तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। मतलब जब बच्चा श्री से आकर टकराया था, इसी मौके का फ़ायदा उठाकर वो शख्स भाग गया था। श्री ने वापस मन ही मन सोचा, कोई तो था यहाँ, ये मेरा कोई वहम नहीं है, पर कौन। तभी श्री का फ़ोन रिंग करने लगा। फ़ोन घर से था। श्री ने फ़ोन पिक किया और बात करते हुए ही अपनी गाड़ी की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। वहीं वो स्टाकर जो पेड़ से हट गया था और एक दीवार की ओट में छिप गया था, उसने वापस श्री की तरफ देखा। इस वक्त उसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे, ब्लैक कैप लगाई हुई थी और ब्लैक कलर की मास्क से अपने फेस को कवर किया हुआ था, पर उसकी आंखों में अलग ही तरह की चमक नजर आ रही थी। श्री गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गई। तभी स्टॉकर ने अपने फेस से मास्क को रिमूव किया। ये कोई और नहीं अभय रायचंद था। अभय एक अजीब सी स्माइल के साथ कहा, ओह श्री, जितना तुम्हें देखता हूँ उतना ही तुम्हें हासिल करने की चाहत बढ़ती ही जाती है। बस कुछ दिन और, उसके बाद तुम रणविजय की ज़िंदगी से आउट और मेरी ज़िंदगी में हमेशा के लिए आ जाओगी। ये कहते हुए अभय के होठों पर एक रहस्यमयी स्माइल आई और वो सीटी बजाते हुए वहाँ से निकल गया। कुछ ही दूरी पर अभय की गाड़ी पार्क थी। वो अपनी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से निकल गया। अभी वो आधे रास्ते ही पहुँचा था कि तभी साइड में रखा हुआ उसका फ़ोन रिंग करने लगा। अभय ने नंबर को देखा और अपनी आई रोल करते हुए क्या इसे एक पल भी चैन नहीं है। इसे अच्छे से पता है कि मैं किसी ज़रूरी काम में बिजी हूँ, फिर भी हमेशा डिस्टर्ब करती रहती है। क्या करूँ। उसने गाड़ी को साइड में लगाया और फ़ोन पिक कर कान पर लगाते हुए ही कहा, क्या हुआ है ऐसा नायरा, तुम्हें बताया था ना कि मैं किसी ज़रूरी काम से गया हूँ। सामने से नायरा ने कहा, तुमसे ज़रूरी बात करनी है अभय, जल्दी से आकर मिलो। अभय ने पूछा, ऐसी कौन सी ज़रूरी बात है, तुम मुझे फ़ोन पर तो बता सकते हो। तो नायरा ने कहा, यह बात फ़ोन पर नहीं हो सकती है, तुम चुपचाप आकर मुझसे मिलो। इससे पहले कि नायरा फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दी, अभय ने कहा, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, तुम वहीं आ जाना। ये कहकर अभय ने बिना नायरा को कुछ बोलने का मौका दिए फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ नायरा गुस्से से अपने फ़ोन को देखते हुए बोली, ये खुद को समझता क्या है, माना कि हम दोनों के मकसद एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन करता हमेशा अपनी ही मनमानी है। वहीं श्री और निकू दोनों ही दोपहर का लंच तैयार कर रही थी।
दरअसल दोनों को ही कुकिंग का बहुत शौक था। वैसे तो वहाँ के शेफ उन दोनों की मदद कर रहे थे, लेकिन खाना वो दोनों अपने हाथ से ही बना रही थी। कुछ देर में लंच तैयार हो गया तो श्री ने कुछ सोचते हुए निकू से कहा, निकू तुम एक काम करो ना, क्यों ना हम दोनों लंच ऑफिस लेकर चलें। निकू ने कहा, ऑफिस में? पर क्यों? वो लोग तो वहाँ पर खाना खा लेते हैं ना। तो श्री ने कहा, अरे निक्कू, समझा करो, कभी कभी हस्बैंड को ऐसा सरप्राइज देना चाहिए। तुम्हें पता है, आदमियों के दिल का रास्ता हमेशा पेट से होकर जाता है, बहुत पुरानी कहावत है। तो निक्कू ने कहा, ये तो मैंने भी सुना है। चलो दी, फिर लंच पैक करते हैं, हम भी अपने हस्बैंड के साथ ही लंच करेंगे। श्री ने कहा, ये सही रहेगा, मैं माँ को अभी बता कर आती हूँ कि हम लंच लेकर ऑफिस जा रहे हैं। फिर श्री ने वहाँ मौजूद सेफ से टिफ़िन लगाने के लिए कहा और किचन से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद दोनों ही लंच बॉक्स लिए ऑफिस के लिए निकल गई। चौहान अंपायर की मीटिंग रूम का माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म लग रहा था। दरअसल विजय एक एम्प्लॉय की गलती पर उस पर बहुत बुरी तरह से भड़क रहा था। तुम्हारी इतनी छोटी सी गलती के पीछे इस कंपनी का कितना बड़ा लॉस हो सकता था, क्या ये तुम्हें नहीं पता है? अमन और तरुण समझ गए थे कि अब इस एम्प्लॉय की बिल्कुल भी खैर नहीं है। वहीं वो एम्प्लॉय अपना सिर झुकाए उसके सामने खड़ा हुआ था और डर से कांप रहा था। उसे कुछ ना बोलते देखकर रणविजय ने चिल्लाते हुए कहा, अब कुछ बोलोगे भी या ऐसे ही यहाँ खड़े रहोगे? उस एम्प्लॉय ने डरते हुए कहा, सर, आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। रणविजय ने कहा, आगे से ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि तुम अब यहाँ काम नहीं करोगे और मैं देखता हूँ कि तुम्हें और कहाँ काम मिलता है। उस एम्प्लॉय ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, सर प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने वो पेन ड्राइव संभाल कर अपने पास रखी थी, पता नहीं वो मेरी ड्रॉर से कहाँ गायब हो गई। इससे पहले तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ। रणविजय कुछ बोलने ही वाला था, तभी अमन ने कहा, रणविजय 1 मिनट। फिर उस एम्प्लॉय से कहा, चलो तुम अभी यहाँ से जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अमन के ऐसा कहते ही उस एम्प्लॉय ने चैन की सांस ली और एक बार फिर रिक्वेस्ट भरी टोन में कहा, प्लीज़ सर मेरा विश्वास कीजिए, मैंने वाकई में उसे संभाल कर रखा था और मैं नहीं जानता वो कहाँ वहाँ से कैसे गायब हुई, जबकि मैं वो ड्रॉवर हमेशा लॉक करके रखता हूँ। अमन ने कहा, मैंने कहा ना, तुम अभी जाओ यहाँ से, आगे जो भी होगा हम देख लेंगे। वो एम्प्लॉय चुपचाप मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। वहीं रणविजय ने फ्रस्ट्रेशन से सामने रखे सिगरेट को उठाकर उसे सुलगाया और स्मोक करते हुए कहा, सब इसकी लापरवाही है। अगर उसने लॉक करके उस पेन ड्राइव को वहाँ रखा था तो ऐसे कौन निकाल कर ले जा सकता है? तो तरुण ने कहा, वही लोग जिसे इस प्रोजेक्ट के फेल होने से फ़ायदा होगा। आपको तो पता है ना भाई कि अक्सर हमारे राइवल ऐसी साजिशें रचते रहते हैं। हो सकता है कि एम्प्लॉय सही बोल रहा हो और हमारे ही किसी एक राइवल ने अपनी किसी आदमी से ये काम करवाया हो। रणविजय ने कहा, पर यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। तरुण, ऐसे कैसे कोई अंदर आ सकता है? अमन ने कहा, ऐसा तो नहीं है ना रणविजय, इससे पहले हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है। एक बार हमें इस बात की तहकीकात करवा लेनी चाहिए। हो सकता है कि ये बेचारा सही बोल रहा हो और तुम तो जानती हो ये कई सालों से यहाँ काम कर रहा है और उसने आज तक कभी भी ऐसी लापरवाही नहीं की है। अमन की बात सुनकर रणविजय भी कुछ देर के लिए शांत हुआ और बोला, सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करवा और उस हिडन कैमरा की भी, शायद उसी से हमें कुछ पता चले। अमन ने कहा, ठीक है, मैं अभी अपने आदमियों को बोल देता हूँ। रणविजय ने खड़े होते हुए कहा, मैं अपने कैबिन में हूँ और जैसे ही कुछ पता चले तो मुझे बता देना। वो लोग सुबह से ही एक के बाद एक कई सारी मीटिंग अटेंड कर चुके थे और फिलहाल काफ़ी ज़्यादा थका हुआ भी फील कर रहे थे। रणविजय रूम से बाहर निकल गया। तरुण ने अमन से कहा, ये भाई हमेशा अक्सर मासूमों की बलि लेने तैयार रहते हैं, बिना इन्वेस्टिगेशन कराए उस बेचारे की लाइफ हेल करने पर उतर आए थे। अमन ने कहा, अरे यार, तुम जानते हो ना, रणविजय को गुस्सा आता है तो वो ऐसा ही करता है और वो सिर्फ गुस्से में कह रहा था। मुझे पता है बिना इन्वेस्टिगेशन कराए वो एम्प्लॉय को नौकरी से नहीं निकालता। चल फिलहाल तो ये काम करते हैं और देखते हैं कि ये सब किस राइवल का काम है। तरुण ने कहा, चलो अब यही काम तो रह गया है मेरे पास। पता नहीं मैंने कंपनी क्यों ज्वाइन की, इसके अलावा कोई डिटेक्टिव एजेंसी खोल लेता, ज़्यादा अच्छी चलती। अमन ने कहा, बातें कम बना और काम पर लग। तरुण और अमन दोनों ही बाहर आ गए। वो लोग बात करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी सामने से लिफ्ट का डोर ओपन हुआ और निक्कू और श्री अपने हाथ में लंच बॉक्स लिए हुए इस तरफ आ रही थी। तरुण जो अपना फ़ोन देखते हुए आगे बढ़ रहा था, वहीं अमन के सामने ही
सामने की तरफ देखते हुए कहा, क्या बात है, आज तुम दोनों की बीवियां खुद अपना लंच साथ में लेकर आई हैं। तरुण ने सामने नजर उठाकर देखा तो बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, तो मैं तो बिजी होने वाला हूँ, एक काम कर, ये इन्वेस्टिगेशन का काम आज तू ही संभाल ले। अमन ने कहा, कमीना, तुझे बस मौका मिलना चाहिए कहीं भी शुरू होने का। तरुण कुछ बोलने ही वाला था, अब तक निकू और श्री दोनों उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अमन कुछ और कहते कहते रुक गया और उसने अब श्री से कहा, तुम आज भी लंच लेकर आई हो। तो श्री ने कहा, लंच कर लो। अमन ने कहा, नहीं, पर मुझे अभी ज़रूरी काम है तो मुझे अभी जाना होगा। तो तरुण ने भी अमन की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, वो काम क्या है ना, यही कर सकता है। अच्छा अमन, तुम जाओ, काम ज़्यादा ज़रूरी है ना, और तुम्हारे बिना तो वो काम होगा ही नहीं। अमन ने उसे अजीब नज़रों से घूरा और वहाँ से निकल गया। निकू ने कहा, लंच साथ में कर लेते तो क्या हो जाता, काम तो बाद में भी हो सकता था ना। तो तरुण ने कहा, तुम ज़्यादा मत सोचो, काम अभी करना बहुत ज़रूरी था, हम ज़्यादा देर नहीं कर सकते थे। श्री ने कहा, रणविजय अपने कैबिन में है क्या? तो तरुण ने कहा, हाँ, वो अपने कैबिन में ही है, तुम चले जाओ। श्री रणविजय की कैबिन की तरफ बढ़ गई। वहीं निकू ने कहा, चलो हम साथ में बैठकर लंच करते हैं ना। ये कहकर निकू भी श्री के पीछे पीछे जाने ही वाली थी कि तभी तरुण ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, नहीं, तुम मेरे साथ मेरी कैबिन में चलो। ये कहकर तरुण उसे खींचते हुए अपने साथ ले गया और अपने कैबिन में लाकर उसने रूम का डोर बंद किया और निकू को दूर से लगाते हुए कहा, कभी कभी कुछ प्राइवेट मोमेंट्स भी होते हैं जो हमें शेयर कर लेने चाहिए। निकू ने नासमझी से कहा, कौन से प्राइवेट मोमेंट्स? तो तरुण ने कहा, तुम इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हो निकू? अरे यार, उनकी भी नई नई शादी हुई है तो उन्हें अकेले में वक्त बिताने दो, और हम भी तो नई नवेली जोड़े ही हैं ना, हमें भी तो कभी कभी अकेले में ऐसे वक्त बिताना चाहिए ना। निकू ने तरुण को साइड में करते हुए कहा, तुम्हारे साथ वक्त बिताना, वो भी अकेले में, मेरे लिए किसी अत्याचार से कम नहीं है। यह कहकर निकू वहीं सोफे पर बैठ गई। वहीं तरुण ने हैरानी से निकू को देखा और उसके पास बैठते हुए कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? क्या मैं तुम पर अत्याचार करता हूँ? निकू ने सर झटकते हुए कहा, अत्याचार से कम भी नहीं करते हो, और मैं यहाँ सिर्फ लंच साथ में करने आई थी और तुम पता नहीं क्या बात लेकर बैठ गए। ये कहकर निकू टेबल पर ही खाना लगाने लगी। तरुण ने मुंह बनाते हुए कहा, तो क्या ऐसी बातें मैं किसी और से करने जाऊँ? सोच लूँ, हमारे ऑफिस में एक से एक खूबसूरत लड़कियाँ काम करती हैं, कुछ तो मुझ पर मरती भी हैं। निकू ने तरुण को खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए कहा, जान जान ना ले लूँ मैं उनकी, और साथ में तुम्हारी भी, ऐसा वैसा कुछ करने की सोचना भी मत। तो तरुण ने बत्तीसी दिखाते हुए कहा, ही नहीं, मैं ऐसा वैसा कुछ करने की नहीं सोचता हूँ, पर वो सोचती हैं कि मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा करें। पर अगर मेरी बीवी मुझे अपने साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं करने देगी तो मैं बेचारा कहाँ जाऊँगा? निकू ने अब तरुण के कंधे पर मारते हुए कहा, मुझसे ऐसी बातें मत किया करो, मुझे पसंद नहीं है। एक तो मैं तुम्हारे लिए इतनी प्यार से लंच बनाकर लेकर आई और तुम मेरे सामने क्या बातें लेकर बैठ गए? ये कहते हुए निक्कू ने नाराज़गी से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। तो तरुण ने हंसते हुए निक्कू को अपनी गोद में बिठाया और उसका चेहरा अपने सामने करते हुए कहा, अब मेरी बीवी को गुस्सा आ गया, सॉरी ना, अब नहीं करूँगा ऐसी बात। अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था। निकू ने मुंह फुलाते हुए तरुण की तरफ देखा और कहा, मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है, क्या तुम्हें समझ नहीं आता है? निकू ऐसे मुंह फुलाए हुए बहुत ही क्यूट लग रही थी। तरुण ने उसकी फूली हुई गाल पर किस करते हुए कहा, मुझे तुम्हें चिढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि तब तब तुम बहुत ही क्यूट एक्सप्रेशन देती हो। निकू ने तरुण के गले में बाहें डाले, उसके कंधे पर सर रखते हुए कहा, तरुण प्लीज़ ऐसी बातें मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सपने में भी तुम्हें किसी और लड़की के साथ देख लूँ ना तो मेरा दिल टूट जाता है। निकू ये बात बहुत ही उदासी से कह रही थी। तरुण ने भी निकू को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, नहीं यार, मेरी बीवी ही इतनी खूबसूरत और हॉट है कि मुझे किसी और लड़कियों की तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो बात मेरी बीवी में है ना वो किसी और में नहीं, और तुम्हारी जगह मैं किसी को लेने भी नहीं दूंगा। तरुण की बात सुनकर निकू ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए एक्साइटमेंट के साथ कहा, सच्ची मैं तुम्हें इतनी अच्छी लगती हूँ? तो तरुण ने हंसते हुए निकू की छोटी सी नाक को पिंच करते हुए कहा, अच्छी, बल्कि तुम तो मुझे सबसे अच्छी लगती हो। अब तो मैं ये सोचता हूँ कि बहुत अच्छा दिन था जब उस दिन तुम्हारे गांव वालों ने ज़बरदस्ती हम दोनों की शादी करवा दी, वरना मुझे इतनी क्यूट सी वाइफ कहाँ मिलती।
तरुण की बात सुनकर निकू के चेहरे पर शर्म की लाली नजर आने लगी। उसने अपना चेहरा वापस तरुण के कंधे पर रखते हुए कहा, मुझे भी तुम बहुत अच्छे लगते हो। कभी कभी बहुत परेशान करते हो, लेकिन फिर भी अच्छे हो। मैं तो कभी कभी ये सोचकर डर जाती हूँ कि अगर मैं मंडप से ना भागी होती तो मेरी ज़िंदगी कैसी होती। तरुण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कुछ फैसला किस्मत करती है निकू, और हमारी किस्मत में हमें एक दूसरे से मिलना लिखा था, इसलिए तो आज हम दोनों एक साथ हैं। अच्छा, अब तुम बातों से ही मेरा पेट भरने वाली हो या फिर मुझे लंच खिलाने वाली हो? निकू ने अपने सिर पर टैप करते हुए कहा, हे भगवान, मैं तो भूल ही गई। रुको, मैं अभी लंच लगाती हूँ। निकू तरुण की गोद से उठने लगी। तभी तरुण ने उसकी कमर पर पकड़ टाइट करते हुए कहा, तुम कहाँ जा रही हो? ऐसे ही बैठकर मुझे लंच कराओ। निकू ने कहा, क्या मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाऊं? तो तरुण ने कहा, और नहीं तो क्या, इतने प्यार से खाना बनाया है तो प्यार से अपने हाथों से खिला भी दो। निकू के निकू ने खाने की प्लेट उठाई और अपने हाथ से हिने वाला तोड़कर तरुण की तरफ बढ़ाया। तरुण ने भी जानबूझकर खाने का बाइट लेने के साथ ही निकू की नाजुक सी उंगलियों पर हल्का सा बाइट किया, जिससे निकू ने झटके से अपना हाथ तरुण के होठों से दूर किया और अपनी उंगलियों को देखते हुए कहा, मेरी उंगलियां क्यों खा रहे हो? तरुण ने स्माइल के साथ कहा, ये भी बहुत टेस्टी है इसलिए। निकू ने हंसकर अपना सर आराम में हिलाया और धीरे धीरे कर तरुण को खाना खिलाने लगी। इस बीच तरुण भी निकू को अपने हाथों से खाना खिला रहा था। दोनों इस वक्त बहुत ही क्यूट कपल लग रहे थे। वहीं श्री रणविजय के कैबिन में सोफे पर बैठी हुई रणविजय का वेट कर रही थी। रणविजय जब कैबिन में आया था उसी वक्त उसके पास एक ज़रूरी कॉल आ गई थी, इसलिए रणविजय लैपटॉप पर कुछ ज़रूरी काम कर रहा था। रणविजय का कैबिन काफ़ी बड़ा और काफ़ी क्लासी इंटीरियर के साथ बना हुआ था। वहाँ पर रखी शो पीस भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। रणविजय के कैबिन के ग्लास वॉल से पूरे शहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लगता था, खासकर रात के वक्त। श्री कई बार यहाँ आकर खड़ी होती थी, क्योंकि वो पहले भी कैबिन में आ चुकी थी। अपने हाथ बांधे उस ग्लास वॉल से बाहर की तरफ देख रही थी। ये कैबिन इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर बना हुआ था, जहाँ से करीब आधा शहर नजर आता था। वहीं श्री वहाँ खड़ी हुई बार बार इस इंसिडेंट्स के बारे में सोच रही थी कि आखिर उसका पीछा कौन कर रहा था, क्योंकि श्री को अब ये तो यकीन हो गया था कि कोई तो था जो उसे देख रहा था, पर कौन? तभी श्री को अपनी कमर पर रणविजय के मजबूत हाथों की पकड़ महसूस हुई। उसने ग्लास वॉल की मिरर से ही रणविजय के रिफ्लेक्शन को देख लिया, जो श्री के गाल को स्नैप करते हुए उसे हल्के हल्के किस कर रहा था। श्री ने मुस्कुराते हुए कहा, मिल गया तुम्हें वक्त, हो गया तुम्हारा काम पूरा। रणवीर ने ऐसे ही श्री के नेक को किस करते हुए कहा, सॉरी यार, तुम्हें इतना वेट करना पड़ा, काम ज़रूरी था, वरना मैं तुम्हें इतना इंतज़ार नहीं कराता। श्री ने पलटकर रणविजय की तरफ देखा और उनके दोनों सीने पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, इतनी बड़ी कंपनी को चलाना इतना आसान थोड़ी ना होता है। रणविजय ने श्री के चेहरे पर आ रहे बालों को साइड में करते हुए कहा, चलो वो सब छोड़ो और ये बताओ तुम क्या सोच रही थी? श्री ने झिझकते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? रणविजय ने श्री की कमर को होल्ड कर उसे अपने करीब करते हुए कहा, श्री, तुमसे भी ज़्यादा मैं तुम्हें जानता हूँ, किसी बात से तुम परेशान हो। रणविजय की बात सुनकर श्री ने कुछ सोचते हुए कहा, पता नहीं यार, मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। रणविजय ने पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तो श्री ने धीरे धीरे कर रणविजय को सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर अब रणविजय के फेस का एक्सप्रेशन भी थोड़ा सीरियस हो गया। उसने कंफर्म करने के लिए पूछा, तुम श्योर हो ना कि वाकई में कोई तुम्हारा पीछा कर रहा था? तो श्री ने कहा, हाँ रणविजय, पहले मुझे भी लगा कि ये कोई वहम है, लेकिन मैंने खुद देखा था, वो आदमी मुझे देखकर एक पेड़ की आड़ में छिप गया था, लेकिन जब मैं वहाँ गई तो वहाँ से गायब हो चुका था। पर रणविजय इस बात को हल्के में नहीं ले सकता था, क्योंकि कुछ वक्त पहले अभय वाली बात जब श्री ने उसे बताई थी, तब रणविजय इतना तो समझ गया था कि अभय राजन शांत नहीं बैठेगा, और वो अच्छे से जानता था कि अभय की नीयत श्री पर कितनी खराब है। वो कोई ना कोई चाल ज़रूर चलेगा, लेकिन वो इन बातों से श्री का मूड और ख़राब नहीं करना चाहता था, क्योंकि कल रात भी श्री जिस तरह से नींद में डर रही थी, वो इतना समझ गया था कि ये बात है श्री को और परेशान कर सकती है। इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ये बात तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूँगा, फ़िलहाल तुम ज़्यादा मत सोचो, अभी फ़िलहाल खाने से भूख मिटाते हैं। ये कहकर
रणविजय ने श्री का हाथ पकड़कर उसे सोफे तक ले आया और हल्के से नोक झोंक के बीच में दोनों ही अपना लंच करने लगे। पर रणविजय के दिमाग में अभी भी श्री की बातें ही घूम रही थी। उसे इस बात का यकीन था कि ये सब अभय ही करवा रहा है। उसे अब श्री के सिक्योरिटी की चिंता होने लगी थी। श्री ने खड़े होते हुए कहा, चलो अब मैं चलती हूँ, वैसे भी शिवी भी घर आ गई होगी। रणविजय ने कहा, अभी अभी से कहाँ जा रही हो? मुझे स्वीट डिश कौन देगा? श्री ने अपना सिर आराम में हिलाते हुए कहा, रणविजय क्या करूं मैं तुम्हारा? तो रणविजय ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ भी नहीं, बस एक प्यारी सी किस दे दो, बाकी सब तो मैं रात को। इससे पहले कि रणविजय आगे कुछ कहता, श्री ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, तुम बड़ी बेशरम हो। रणविजय ने अपना हाथ हटाते हुए कहा, हाँ तो अब अपनी बीवी के सामने भी बेशर्मी ना दिखाऊं। अब चलो बातें मत करो, वैसे भी खाना बड़ा तीखा बनाया था तुमने, मुझे इसमें स्वीट डिश की बहुत ज़रूरत है। श्री को हंसी आ गई। वो अब खड़ी हुई और रणविजय के गोद में बैठकर उसने रणविजय के चेहरे को अपनी हथेलियों में थामा और हंसते हुए कहा, वैसे स्वीट डिश की ज़रूरत मुझे भी है, खाना वाकई में बहुत तीखा हो गया था। ये कहने के साथ ही श्री ने अपनी होंठ रणविजय के होंठों पर रख दिए। रणविजय भी अपने एक हाथ से श्री के मुलायम बालों को सहलाने लगा। कुछ देर बाद श्री रणविजय से दूर होते हुए बोली, अच्छा रणविजय मैं चलती हूँ, काफ़ी देर हो गई है। रणविजय ने श्री की कमर होल्ड करते हुए कहा, नहीं, तुम मेरे साथ ही वापस जाना। श्री ने कहा, रणविजय मैं निक्कू के साथ आई हूँ, वो मेरा वेट कर रही होगी। तो रणविजय ने श्री के गालों को सहलाते हुए कहा, मैं तरुण को फ़ोन करके बोल दूंगा कि निक्कू को वो घर छोड़ आए, मैंने कहा ना तुम मेरे साथ जाओगी। श्री को रणविजय की जिद समझ नहीं आ रही थी कि आखिर रणविजय ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन रणविजय के पास अब इसकी एक वजह थी। दरअसल जब से श्री ने उसे आज स्कूल से बाहर आई हुई इंसिडेंट्स के बारे में बताया था, तब से रणविजय को श्री की चिंता हो रही थी। वो इतना तो समझ गया था कि हो ना हो कोई तो श्री के खिलाफ एक साजिश रच रहा है। वो भी श्री को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। श्री ने पूछा, रणविजय क्या हुआ है बताओ। रणविजय कुछ देर चुप रहा और फिर श्री को अपने सीने से लगाते हुए कहा, जब तक मैं उस स्टॉकर के बारे में पता नहीं लगा लेता हूँ तब तक तुम अकेले कहीं भी बाहर नहीं जाओगी और ना ही आओगी। श्री ने कहा, ड्राइवर के साथ ही तो गई थी। तो रणविजय ने कहा, आज से मेरे बॉडीगार्ड्स तुम्हारे साथ रहेंगे, मैं किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ श्री। रणविजय की आवाज़ में उसकी परेशानी साफ समझ पा रही थी। वो समझ गई कि रणविजय को अब उसे लेकर बहुत ज़्यादा फिक्र हो रहा है। उसने भी रणविजय की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है बाबा, तुम अपना काम ख़त्म कर लो, मैं यहीं बैठे इंतज़ार करूँगी। रणविजय ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड बेबी, बस मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, थोड़ा सा ही काम है, उसके बाद हम लोग घर निकलते हैं। साइड में रखे हुए फ़ोन पर तरुण को मैसेज कर दिया। श्री अब रणविजय की गोद से उठकर उसके बगल में ही बैठ गई और एक मैगजीन देखने लगी। रणविजय जाकर लैपटॉप पर अपना काम ख़त्म करने लगा। श्री मैगजीन देखते हुए काफ़ी बोर हो गई थी, इसलिए उसने जैसे ही रणविजय की तरफ देखा तो देखती ही रह गई। रणविजय इतनी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ अपने काम में बिजी था कि उसकी फेस पर नज़र आ रहे सीरियस एक्सप्रेशन में उसे काफ़ी हैंडसम बना रहे थे। उसके बाल बिखर गए थे, उसकी टाई की नोट में लूज थी, लेकिन इस बिखरे हुए लुक में भी वो काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रहा था। सी तो एकटक रणविजय को ही देख रही थी। वो मन ही मन बोली, ये वाकई में कितने हैंडसम है यार श्री, तू वाकई में किस्मत वाली है जो इतनी हैंडसम पर्सनालिटी का मालिक तेरा पति है। यह सोच सोच कर श्री मन ही मन खुश हो रही थी। तभी उसे रणविजय के साथ बिताए वो पल याद आने लगे, जिसे याद कर श्री के कान और चेहरा दोनों ही लाल होने लगे। वहीं रणविजय एक नज़र जब श्री की तरफ देखा, जो खुद में ही अपने आप में मुस्कुराए जा रही थी और उसे ही देख रही थी, उसने वापस अपनी नज़र लैपटॉप की स्क्रीन पर डालते हुए कहा, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? क्या मैं तुम्हें फ़नी नज़र आ रहा हूँ? श्री ने खोई हुई नज़र में कहा, नहीं, बल्कि बहुत हॉट नज़र आ रहे हो। श्री की बात सुनकर रणविजय के होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने लैपटॉप की कीपैड पर अपनी उंगलियां चलाते हुए ही कहा, मतलब मेरी बेबी मुझ पर फिदा है, ये जानकर अच्छा लगा। श्री ने जल्दी से अपने होश में आते हुए बोली, क्या मैंने ऐसा कुछ कहा? नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब। तभी रणविजय ने उसकी बात काटते हुए कहा, मैं तुम्हारी बात का मतलब अच्छे से समझ गया हूँ कि तुम्हारी बात का मतलब क्या था, अब झूठ क्यों बोल रही हो? श्री ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तो मेरा हस्बैंड है ही इतना हैंडसम और हॉटनेस की दुकान तो मैं तो उसकी तारीफ करूँगी ही ना। रणविजय ने हंसते हुए कहा,
बिल्कुल सही, मैं तुम्हारा ही हूँ। इसमें जितनी तारीफ करनी है तुम्हें बेशक करो, पर अभी मुझ पर इस तरह नज़र मत रखो यार, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, नहीं देख रही, तुम अपना काम जल्दी खत्म करो रणविजय, मैं बोर हो रही हूँ। ये कहकर श्री वापस उस ग्लास वॉल के सामने आकर खड़ी हो गई। शाम होने को आई थी, इसलिए पूरा शहर अब रोशनी से नहा रहा था। दूर सड़क पर चल रही गाड़ियों जो बहुत ही छोटी नजर आ रही थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग और आसमान में छाई हुई धरती, सूरज की लालिमा एक बहुत ही सुकून सा सीन क्रिएट कर रही थी। तभी श्री ने कुछ सोचते हुए रणविजय की तरफ देखा और रणविजय की चेयर के पास आकर खड़ी हो गई। रणविजय ने पूछा, क्या हुआ, कुछ कहना है? श्री बोली, रणविजय मैं कुछ सोच रही थी। रणविजय ने कहा, क्या सोच रही थी, बोलो। मैं भी ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। रणविजय ने एक नज़र श्री की तरफ देखा और वापस अपना काम करते हुए कहा, अचानक तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल क्यों आया? तो श्री ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी जब ऑफिस आऊँगी तो जब भी मेरा मन होगा इसी ग्लास वॉल के सामने खड़े होकर इस शहर की खूबसूरत नज़ारे का मज़ा लूँगी। वाकई में यहाँ से मुझे पूरा शहर देखना बहुत अच्छा लगता है। ये सुनकर रणविजय की मोले कुछ पल के लिए रुके और वो एकदम ठहाका लगाकर हंसते हुए बोला, श्री तुम वाकई में इसलिए ऑफिस आना चाहती हो क्योंकि तुम्हें यहाँ से पूरे शहर का नज़ारा देखना है? रणविजय को श्री की बचकानी बात पर बहुत हंसी आ रही थी, तो श्री ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं मेरा मतलब मैं काम भी करूँगी लेकिन कभी कभी यहाँ का खूबसूरत नज़ारा भी देखूंगी। ठीक है बेबी, तुम जब से ऑफिस ज्वाइन करना चाहो कर सकती हो, ये भी तो तुम्हारा ही है। श्री ने खुश होते हुए कहा, सच में? क्या मैं कल से ऑफिस तुम्हारे साथ? रणविजय ने श्री के दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहा, बिल्कुल, तुम कल से ऑफिस आओगी मेरे साथ, बल्कि मैं भी चाहता हूँ कि तुम ऑफिस ज्वाइन करो। मैंने सोचा भी था कि मैं कुछ वक्त बाद तुमसे इस बारे में बात करूँगा, अब ये बात तुमने खुद ही कह दी। ये सुनकर श्री वाकई में खुश हो गई। उसने चहकते हुए कहा, क्या रणविजय, कल से मैं तुम्हारे साथ ऑफिस आने वाली हूँ और तुम मुझे मेरा केबिन केबिन वैसे वाला ही देना जहाँ से ऐसे ऐसे ही पूरे शहर का नज़ारा नज़र आता हो। रणविजय ने कहा, अरे यार, मैं इसी कैबिन में तुम्हारी टैक्स लगवा दूंगा कि तुम्हें जहाँ मर्जी इस नज़ारे का आनंद लेना हो लेती रहना, और मैं भी। ये कहते हुए रणविजय एक शरारती स्माइल के साथ मुस्कराया और अपनी बात अधूरी छोड़ दी। सिटी ने रणविजय के कंधे पर टैप करते हुए कहा, ऐसा कुछ सोचना भी मत, समझे? अब जल्दी काम खत्म करो वरना मैं खुद ही चली जाऊंगी। वो सोफे पर आकर बैठ गई। रणविजय ने अभी लैपटॉप बंद करते हुए कहा, मेरा काम हो गया है, चलो चलते हैं। क्या कर रही है? चेयर की बैग पर टंगे हुए अपने कोट को उठाया और उसे पहन लिया और डेस्क पर रखी हुई गाड़ी की चाबी उठाई और श्री के साथ कैबिन से बाहर निकल गया। तरुण पहले ही नीकू को घर ले आया था। चौहान हवेली। रात को सभी लोग सुकून की नींद से सो रहे थे। वहीं श्री भी रणविजय की बाहों में काफ़ी गहरी नींद में सो रही थी। तभी उसके पास रखा हुआ फ़ोन रिंग करने लगा, जिससे श्री की नींद टूट गई। उसने कश मचाकर अपनी आंखें खोली और अपने फ़ोन की तरफ देखा जो फ्लैश हो रहा था। उसने एक बार पलटकर रणविजय की तरफ देखा जो अभी भी काफ़ी गहरी नींद में था और श्री को पकड़े हुए सो रहा था। श्री का बिल्कुल भी मन नहीं था इस वक्त फ़ोन पिक करने का, और फ़ोन था कि रिंग किए जा रहा था। उसने मन ही मन कहा, इस वक्त कौन कॉल कर सकता है, वो भी इतनी रात को। श्री ने धीरे से रणविजय का हाथ अपनी कमर से हटाया और उठकर फ़ोन को उठाकर उसकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर की तरफ देखा जो एक प्राइवेट नंबर था। श्री ने धीमी आवाज़ में कहा, ये कौन है और रात के 2 बजे मुझे कॉल कर रहा है? श्री का एक मन तो हुआ कि वो फ़ोन को डिस्कनेक्ट करके वापस रख दे, लेकिन फिर कुछ सोच कर उसने फ़ोन रिसीव किया और अपने कान पर लगाया और धीरे से कहा, हेलो। तभी सामने से कोई भी आवाज़ नहीं आई। श्री को थोड़ा अजीब लगा। उसने एक बार फिर से अपने फ़ोन की तरफ देखा। फ़ोन तो ऑन था और कॉल भी ऑन थी। उसने वापस फ़ोन अपने कान पर लगाते हुए कहा, जब तुम्हें बात नहीं करनी हो तो इतनी रात को कॉल क्यों किया है? अब दोबारा मुझे डिस्टर्ब मत करना। ये कहकर श्री ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अब वापस उसे साइड टेबल पर रखकर जैसे ही वो सोने लगी, फ़ोन दोबारा से रिंग करने लगा और श्री को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फ़ोन की रिंग से रणविजय की नींद खराब ना हो जाए, इसलिए उसने फ़ोन उठाया और पिक करके कान पर लगाया और थोड़ा गुस्से से कहा कि तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ नहीं आती है? अगर तुम्हें बात नहीं करनी हो तो कॉल क्यों कर रहे हो? तभी सामने से किसी के हंसने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर श्री ने कन्फ्यूजन से अपने फ़ोन की तरफ देखा। कौन है? और ये पागल हो गया है क्या? कॉल करके हंस क्यों रहे हो? उसने वापस फ़ोन अपने कान पर लगाते हुए कहा, ये क्या बेहुदा हरकत है? आधी रात को किसी को कॉल करते हो और
लग जाते हो। तुम पागल हो क्या? तभी सामने से एक भारी आवाज़ उसके कानों में आई। पागल तो मैं हूँ श्री, और सिर्फ तुम्हारे लिए। ये सुनकर श्री की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। मतलब सामने से जो है वो इंसान श्री को जानता है? श्री ने कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो, और हो कौन तुम? तो सामने से उस शख्स ने कहा, बहुत अच्छे से जानते हो तुम मुझे श्री, बस ये समझ लो तुम्हारा एक दीवाना। श्री को अब इतना गुस्सा आ रहा था कि वो दो चार गालियां सामने वाले इंसान को सुना दे। इसका एक मन हुआ कि वो रणविजय को जगा दे, और ऐसा सोचने के साथ उसने रणविजय की तरफ देखा ही था, तभी सामने से उस शख्स ने दोबारा कहा, अपने पति को जगाना चाहती हो, पर ऐसा मत करो, क्योंकि जो बात मैं तुम्हें कह रहा हूँ उसे ज़रा सुन लो और फिर खुद डिसाइड करना कि तुम्हें क्या ये बात अपने पति को बतानी चाहिए या नहीं। श्री ने कहा, कौन सी बात? तो सामने से कहा, बस ये समझ लो, वो बात जिससे तुम्हारे पति की जान बच सकती हो। ये सुनकर श्री एकदम से शॉक हो गई। उसने एक बार फिर से रणविजय की तरफ देखा और धीरे से बेड से उतर कर वो बालकनी की तरफ आई और इस बार गुस्से से बोली, क्या बकवास कर रहे हो तुम, और तुम हो कौन? तो सामने से उस शख्स ने फिर कहा, अब मैं कौन हूँ ये तो तुम्हें तब पता चलेगा ना श्री, जब तुम मुझे कल मिलने के लिए आओगी। श्री ने गुस्से से कहा, मैं तुमसे मिलने नहीं आने वाली, समझे? और ये फालतू की बकवास करके अगर तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें डरा सकता हूँ तो तुम गलत सोच रहे हो। और तुम जानती हो ना मेरे पति को कि वो कौन है? तो सामने वाले शख्स ने कहा, बहुत अच्छे से जानता हूँ, भला रणविजय चौहान को कौन नहीं जानता है, लेकिन आखिरकार वो है तो इंसान ही ना, और मौत तो उसकी भी हो सकती है। ये सुनकर अब श्री के हाथ पैर कांपने लगे। उसने थोड़ा अपनी घबराहट को कंट्रोल करते हुए कहा, तुम चाहती क्या हो और ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तो सामने वाले शख्स ने कहा, मैं तुम्हें एक एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, बिना अपने पति को बताए चुपचाप मुझसे मिलने आ जाना, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा कि आखिर मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। श्री ने कहा, मैं नहीं आने वाली, समझे? और तुम्हारी धमकियों से मैं डरती नहीं हूँ, रखो फ़ोन। ये कहकर श्री ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और अब गुस्से से अपने फ़ोन को स्विच ऑफ ही कर दिया। लेकिन अभी भी उसके दिमाग में उस आदमी की बातें चल रही थी और कई सारे सवाल भी। आखिर वो है कौन? वो जाकर जल्दी से रणविजय के पास लेट गई और टाइटली रणविजय को हग कर लिया, क्योंकि उसे अब थोड़ा बहुत रणविजय के लिए डर भी लग रहा था कि भला ऐसे कैसे उसके पति को मारने की धमकी दे सकता है कोई। हालांकि श्री जानती थी कि रणविजय अपने आप में बहुत पावरफुल इंसान है, लेकिन वो रणविजय को बहुत प्यार करती थी और उसे खोने के डर से ही अब वो परेशान होने लगी थी। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रे करते हुए कहा, प्लीज़ भगवान जी, अब मुझसे ये खुशियाँ मत छीनना, मेरे रणविजय को कभी मुझसे दूर मत करना। रणविजय ने भी नींद में श्री को अपनी बाहों में भर लिया। अब श्री का दिल का डर धीरे धीरे जता रहा, क्योंकि वाकई में वो रणविजय की बाहों में खुद को काफ़ी महफूज फील कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ अभय अपने फ़ोन को देखते हुए एक डबल स्माइल के साथ बोला, तुम तो मुझसे मिलने ज़रूर आओगी श्री, क्योंकि यही तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा, वरना तुम्हें विधवा होने से कोई नहीं रोक सकता। ये कहते हुए अभय ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। सुबह रणविजय ऑफिस के लिए निकल चुका था। हालांकि रणविजय ने श्री को अपने साथ चलने के लिए कहा था, पर आज श्री का मन नहीं था। दरअसल रात की बात से वो थोड़ी परेशान भी थी, इसलिए परेशानी से अपने रूम में चलकर भी चहलकदमी कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी कौन आधी रात को श्री को फ़ोन करके धमकी दे सकता है। उसका एक मन हुआ कि वो रणविजय को इस बारे में बताए, लेकिन वो इतना देख चुकी थी कि जब उसने रणविजय को स्कूल वाली बात बताई तो रणविजय उसके लिए कितना परेशान हो गया था। अब वो ऐसे ही रणविजय को और परेशान नहीं करना चाहती थी। ये सोचकर श्री अब रूम से बाहर निकल गई। दोपहर को श्री और निकू दोनों ही मिलकर दोपहर के लंच की तैयारी कर रही थी। अब काफ़ी हद तक श्री थोड़ी नॉर्मल भी हो गई थी, क्योंकि निकू की प्यारी प्यारी बातों से उसका मूड काफ़ी हद तक ठीक हो गया था। निकू श्री को तरुण और अपने फाइट के बारे में बता रही थी, जिसे सुनकर श्री को बड़ी हंसी आ रही थी। लंच तैयार हो गया था। उन्होंने धीरे धीरे कर सारा लंच टेबल पर अरेंज कर दिया था। श्री ने कहा, मैं माँ को बुलाकर लेकर आती हूँ, ठीक है? निकू ने कहा, हाँ दीदी, आप जाकर माँ को बुलाएं, तब तक मैं बाकी का सारा खाना भी टेबल पर लगा देती हूँ। श्री अभी कादम्बरी जी के रूम की तरफ जा ही रही थी कि तभी सामने की तरफ देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल रणविजय की बाह पर चोट लगी हुई थी और सपोर्टर के लिए उसने बैंडेज लगाई हुई थी। श्री भागती हुई रणविजय के पास आई और उसकी बाह को देखते हुए बोली, ये क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? तरुण कुछ कहने ही वाला था, तभी रणविजय ने उसे रोकते हुए कहा, तुम जाओ यहाँ से, बात करता हूँ श्री से।
श्री बहुत ही ज़्यादा घबरा रही थी। उसकी आंखों से अब आंसू भी बह आए थे। उसने फिर से कहा, बताओ ना रणविजय, क्या हुआ और ये कैसे? तभी अमन ने आते हुए कहा, कुछ भी नहीं हुआ। श्री, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? बस रणविजय पर किसी ने हमला किया था, पर गोली उसे छूकर ही निकली है, ज़्यादा इंजरी नहीं हुई है। श्री ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, क्या गोली? क्या किसी ने रणविजय पर गोली चलाई? वहीं रणविजय ने कसकर अपनी आंखें बंद की। वो नहीं चाहता था कि वो श्री को ये बात बताए कि किसी ने उस पर हमला किया है। उसने अब गुस्से से अमन की तरफ देखा तो अमन ने इशारे से जैसे पूछा कि क्या हुआ, तो तरुण ने धीरे से कहा, श्री को ये बात नहीं बतानी थी अमन, पर तुमने आकर तुरंत ही बता दिया। अमन ने कहा, पर मुझे क्या पता था कि ये बात नहीं बतानी है, और श्री उसकी बीवी है, उसे पता होना चाहिए ना। तरुण ने कहा, अब तुम देख रहे हो ना श्री की हालत। श्री अब रोते हुए रणविजय की बाह को देख रही थी। उसे अब रात की बात याद आई जब उस इंसान ने रणविजय के मरने की धमकी दी थी। वहीं कादम्बरी जी भी रणविजय की चोट देखकर एकदम घबरा गई। वो जल्दी जल्दी अपने व्हीलचेयर के सहारे रणविजय के पास आई और रणविजय की बांह देखते हुए बोली, रणविजय, ये कैसे हुआ? किसने किया ये? रणविजय अपनी माँ के सामने घुटनों के बल बैठ गया और माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, कुछ भी नहीं हुआ माँ, छोटी सी चोट है, आप घबराइए मत, मैं ठीक हूँ। कादम्बरी जी ने कहा, किसने हमला करवाया तुम पर रणविजय, बताओ। रणविजय ने कहा, माँ, आप जानते हैं ना कि मेरे कई सारे बिजनेस राइवल हैं, उनमें से होगा कोई एक। आप इतनी टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है। रणविजय ने फिर श्री की तरफ देखा जिसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे और चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। रणविजय ने श्री से कहा, अब तुम भी रोना बंद करो यार, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। श्री अब रणविजय के सीने से लग गई और रोते हुए बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है रणविजय तुम्हारे लिए, प्लीज़ अपना ख्याल रखो। रणविजय ने हंसते हुए श्री के बालों में हाथ फेरा और कहा, सही, संभालो खुद को, कहा ना कुछ नहीं हुआ है, अब रोना बंद करो। तुम ऐसे रो रही हो जैसे कि मैं मर गया हूँ। ये कहना था कि कादम्बरी जी ने डांटते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो? वहीं श्री ने अभी रणविजय के होठों पर अपनी हथेली रखते हुए कहा, खबरदार जो आज के बाद ये बात अपने मुंह से निकाली तो, वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। रणविजय ने एक्टिंग करते हुए कहा, आउच, पहले ही मुझे इतनी तेज दर्द हो रहा है, तुम मुझे मारने की बात कर रही हो? श्री ने जल्दी से रणविजय की बाह को देखते हुए कहा, क्या मैंने तुम्हें हर्ट किया? मैंने जानबूझकर नहीं किया, सॉरी यार, मैं मजाक कर रहा था। अमन ने कहा, श्री, तुम रणविजय को रूम में लेकर जाओ और उसे थोड़ा आराम करने के लिए कहो। तरुण ने कहा, हाँ श्री, वैसे भी कुछ मेडिसिन है, कुछ खिलाने के बाद रणविजय को दे देना, डॉक्टर ने अभी इसे आराम करने के लिए कहा है। श्री ने मेडिसिन तरुण के हाथ से लेते हुए कहा, ठीक है तरुण। फिर रणविजय से कहा, चलो तुम मेरे साथ। श्री रणविजय को अपने साथ ले आई। कादम्बरी जी बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रही थी। वसुधा जी और मनोज जी इस वक्त कहीं बाहर गए हुए थे, वो यहाँ मौजूद नहीं थे। तरुण जाकर कादम्बरी जी के पास बैठकर बोला, बुआ जी परेशान मत होइए, ज़्यादा चोट नहीं आई है, कुछ वक्त में ठीक हो जाएगा। कादम्बरी जी ने कहा, पर तरुण, कौन थे वो लोग जिन्होंने मेरे बेटे पर हमला किया है? मुझे रणविजय के लिए फिक्र हो रही है। अमन ने कहा, आंटी फिक्र मत कीजिए, हम उनको ढूंढ रहे हैं और जैसे ही वो पकड़े जाते हैं हम उन्हें इसकी सज़ा ज़रूर देंगे। अब आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तरुण ने निकू की तरफ देखा जो खुद थोड़ी दूरी पर खड़ी हुई परेशान नजर आ रही थी। तरुण ने निकू से कहा, निकू, बुआ जी को उनको उनकी रूम में ले जाओ। निकू ने अपना सर हाँ में हिलाया और कादम्बरी जी को उनकी रूम में ले गई। फिर अमन ने तरुण से कहा, चल तरुण, पकड़ा गया है वो। तरुण ने कहा, तुम्हें कैसे पता? अमन ने अपना फ़ोन दिखाते हुए कहा, मैसेज आए, हमारे आदमियों ने उसे पकड़ लिया है, अब चल कर उसकी वाट लगाते हैं। तरुण ने अपना सिर हाँ में हिलाया और अमन के साथ वहाँ से निकल गया। श्री ने रणविजय को बेड पर बैठाते हुए कहा, अब तुम सिर्फ आराम करोगे और कोई भी काम नहीं, समझे? ये कहकर श्री बेल्ट को निकालने लगी। दरअसल रणविजय की शर्ट ब्लड से भीग चुकी थी, इसलिए श्री रणविजय की शर्ट चेंज करना चाहती थी। रणविजय ने भी अब श्री को कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि श्री उसके लिए बहुत परेशान हो रही है और अभी वो फिलहाल उसकी बात नहीं मानेगी। श्री ने रणविजय की शर्ट के बटन ओपन करते हुए कहा, रणविजय, वो कौन होंगे? बोलो, क्या तुम्हें थोड़ा अंदाज़ा है? रणविजय ने कहा, मैंने कहा ना मेरे कई सारे बिजनेस राइवल हैं और अक्सर वो लोग ऐसे हमला करवाते रहते हैं, इससे पहले भी कई बार मुझ पर हमला करवाया गया है। श्री ने कहा, सच में? कब? तो रणविजय ने कहा, कई बार। अब तुम्हें कैसे बताऊं कि कब? श्री ने आहिस्ता से रणविजय की शर्ट उतारने की कोशिश की। रणविजय के चेहरे पर हल्की सी दर्द की लकीर आई क्योंकि उसे हाथ हिलाने में थोड़ा पेन हो रहा था। श्री ने कहा,
सॉरी, तुम्हें ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है? रणविजय ने कहा। यार, थोड़ा बहुत दर्द तो होगा, तुम टेंशन मत लो। श्री ने जितना हो सकता था उतना आहिस्ता से रणविजय की शर्ट उतारा। उसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी, पर उस पर पट्टी पर भी काफ़ी सारा ब्लड स्टेन नज़र आ रहा था, जिसे देखकर श्री समझ गई थी कि चोट बहुत ज़्यादा गहरी है। बस रणविजय श्री को परेशान ना करने के लिए झूठ बोल रहा है कि चोट थोड़ी सी है। श्री रणविजय के लिए एक ढीली ढाली टी शर्ट लेकर आई और आहिस्ता से उसे पहना भी दी। कपड़े चेंज करने के बाद रणविजय थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा था। श्री ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, उसके बाद तुम आराम कर लेना। तो दोस्तों, अब आगे इस कहानी में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुने, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा।